हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम पूरे पीरियोडिक चैप्टर को एक बार में अच्छे तरीके से समराइज करेंगे और हम इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि सारे टॉपिक्स का आपके दिमाग में एक मैप बन जाए, एक सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं। ज्यादा बातचीत ना करते हुए टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। देखिएगा, आपके सामने मैं अपना प्यारा पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं। आपका भी यही अपना प्यारा है। ठीक है जी, देखिएगा पहला क्या लिखा गया। ये जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ, ये ग्रुप नंबर 1, इसको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स का ग्रुप बोलते हैं। अगला है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप, और इसके बाद आता है, इस एस ब्लॉक के बाद आता है यहां पे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपको कौन दिखाई दे रहा है? बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद हेलोजन फैमिली, और इसके बाद आएगा आपका इनर्ट गैस। ठीक है जी, आइए यहां पर देखिएगा। यहां कैल्शियम और गैलियम के बीच में 10 एलिमेंट आते हैं, जहां पे स्कैंडियम से शुरुआत करके हम जिंक तक जा रहे होते हैं। फिर उसके नीचे क्या आता है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? ये जो आप पहला देख रहे हो, ये है 3D सीरीज। ठीक, 3D सीरीज के बाद आपको इस तरीके से याद करना होता है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार बस दर्शन करने की जरूरत है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए फिलहाल के लिए। एस ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, और आपको पी ब्लॉक याद होना चाहिए, और डी ब्लॉक में इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि किस एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है। पहली बात तो ये याद हो कि ग्रुप वाइज आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, जो अभी बाद में आया है। और इसके बाद हम किसी को धक्के मार के बाहर निकाल के रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं भैया? एफ ब्लॉक बोलते हैं। एफ ब्लॉक देख लीजिएगा, एफ ब्लॉक का पहला वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, या 4F सीरीज बोलते हैं। अगला जो है उसको 5F सीरीज या एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस। अब देखिएगा यहां पे La और HF, ध्यान देंगे, La और HF के बीच में क्या आता है? La और HF के बीच में सीरियम से लेकर के कहां तक आता है भैया जी? ल्यूटेशियम तक आता है। सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट La से लेकर के HF के बीच में आते हैं। ये जो आपका पहला सीरीज है 4F सीरीज, ये भैया La और HF के बीच में आता है। La का आपको क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, है ना? La कहां पे आता है देख लीजिएगा, जेनॉन के 3 नंबर बाद, 1 2 3। तो यहां पर इसका होता है 57। इसका कितना होता है? HF का होता है 72। और CE सीरियम का कितना होता है? 70। यहां पे कितना होगा? 57 के बाद ये हो जाएगा 58। कितना होगा? 58। ये वाला होगा 71। ठीक है जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसी तरीके से AC और RF के बीच में आपको ये पता होना चाहिए, इसके बीच में कौन आता है? TH से लेकर LR तक आता है। TH से लेकर के LR तक के लोग इनके बीच में आते हैं। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं। देखिएगा AC का कितना होगा एटॉमिक नंबर? आप बोलेंगे देखिए La के जस्ट नीचे आता है AC। अगर इसका 57 है तो इसमें 32 जोड़ देंगे और ये बन जाएगा 89। तो ये कितना बन जाएगा? 90। और इसके देखिएगा TH से लेकर LR तक के कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल? अरे 5F में कितने होंगे भैया? 14 लोग होंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 103, और RF का हो जाएगा 104। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, शायद आपको आता रहा हो। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिएगा, IUPAC नेम ऑफ 1012-118 इनके बारे में पूछा जाता है आपसे, तो निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। देखिएगा कि यहां पर लिखा गया, अगर डिजिट 0 है तो उसके लिए आप लिखते हैं निल। मैं नाम लिखने का तरीका बता रहा हूं, एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे। 0 के लिए निल, और इसका एब्रीविएशन क्या होगा? N होगा। अगला देख लीजिए, 1 के लिए अन लिखते हैं तो इसके लिए एब्रीविएशन U आएगा। 2 के लिए बाई होगा तो यहां पर B आएगा। अगला देखेंगे ट्राई, 3 के लिए क्या यूज होगा? ट्राई यूज होगा। 4 के लिए क्वाड यूज होगा तो उसके लिए क्यू लिखेंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा, 5 है पेंट, है ना? आपको समझ में आ गया होगा। 6 के लिए हेक्स होगा, है ना? इसके बाद क्या होगा बताइएगा? सेप्ट होगा। 7 के लिए ऑक्ट होगा। 8 के लिए, 9 के लिए देखिए ENN लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस एब्रीवेशन से आप पहचान सकते हैं कि आप किस डिजिट की बात कर रहे हैं। चलिए आपके सामने एक प्रस्तुत कर देता हूं, 101। अगर इसका नाम लिखना तो कैसे लिखेंगे? 1 के लिए अपन क्या लिखते हैं भाई? 1 के लिए लिखते हैं अन। 0 के लिए क्या लिखते हैं? निल, है ना? अनिल हो गया। अच्छा जी, इसके बाद 1 के लिए फिर से वही अन लिख दीजिए, और इसके बाद आपको क्या करना है? IUM जोड़ देना है। ध्यान रखेंगे, IUM एज अ सफिक्स लगा देना है। तो यहां पर नाम क्या बनेगा? नाम बन जाएगा अन, इसके बाद होगा निल। ध्यान देंगे, अन, इसके बाद होगा निल,
फिर अन, फिर IUM, ये नाम बनेगा। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देख लीजिएगा, यहां पे लिखेंगे U, इसके बाद N और इसके बाद U लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, UNU। तो UNU है ना, सिर्फ तुम ही हमारी जिंदगी में हो, ये कहना चाहते हैं 101 से। ठीक है जी, ओके। और इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना मैं आपको यहां पे दे रहा हूं इसको आप एक बार देखेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। अगले पर आते हैं। एक सवाल एक बार पूछा गया था, वो देख लीजिएगा, आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी तो हमने जो बताया वो IUPAC नाम है, वो लिखने का तरीका आसान भी है, लेकिन ये नाम याद करना बच्चों के लिए बड़ा कठिन पड़ता है। और अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं वो 101 से लेकर के 112 तक के होते हैं। तो याद कैसे करेंगे, कहने का मतलब क्या है कि जो 101वां हमारा एलिमेंट है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। जो 101वां एलिमेंट होगा उसके नाम में कहीं ना कहीं मेंडलीव आएगा। क्या आएगा, मेंडलीव आएगा। तो याद कैसे करेंगे देख लीजिए, पहला पढ़िए, मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। याद करना है इसको, मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस। तो ये हो गया 101, और नोबेल जैसा कुछ नाम आएगा जब हम 102 को पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये ऑप्शंस को छांटने का तरीका हमारा बन रहा है। ये 102 होगा, लॉरेंस के लिए हम 103। ठीक है, 103 वाले एलिमेंट का जब आप नाम लिखेंगे तो उसमें लॉरेंस शब्द जरूर आएगा। अगला देख लेते हैं। पहला था मेंडलीव को मिला नोबेल इन लॉरेंस, और दूसरा है कि रदरफोर्ड डूबे सी में बोर हसमत डर से रोए कॉपर। स्पेलिंग देखना, COPER। ठीक है, हुआ क्या है, एक इंसिडेंट हुआ कि रदरफोर्ड बाबा क्या हुए, डूब गए। कहां पे, सी में डूब रहे थे। तो बोर बाबा हंस रहे थे, लेकिन एक कॉपर है वो क्या कर रहा था, रो रहा था। देख लेते हैं, ये 103, रदरफोर्ड 104। अरे रदरफोर्ड नियम आम नाम आता ना एलिमेंट का, तो 104th एलिमेंट जो होगा उसका नाम होगा रदरफोर्ड नियम। तो याद करने का ये तरीका बता रहा हूं, 104 होगा, ये 105 होगा, ये 106 होगा, ये 107, और ये होगा 108, ये 109 होगा। यहां पर देखिए डर क्या आ जाएगा, 109 के बाद 110, यहां पे 111, ये 112। कहने का मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हुआ तो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एटॉमिक नंबर आएगा और उसका नाम देखिएगा, 101 में क्या नाम लिखा गया है, मेंडलीवियम। ठीक है, ये देखिए मेंडलीव, मैंने बोला था ना कि 101 में मेंडलीव शब्द जरूर आएगा, तो देख करके नाम आप पहचान ले जाएंगे। एग्जैक्टली याद करने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन पहचानना आना चाहिए। इसी तरीके से आगे देखिए, नोबेल आ गया, अगला देखिए लॉरेंस आएगा, अगला देखेंगे भैया रदरफोर्ड बाबा आएंगे, इसके बाद डूबे में ये आ जाएगा, सी में देख लीजिएगा वो आ जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद 107 में निश्चित रूप से बोर आने वाले हैं, निश्चित रूप से बोर आने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा हस के लिए क्या लिखा है, 109 आ जाएगा, फिर 1010, सॉरी 1110 वो 0 हो जाएगा, ये 111 रोए एंड कॉपर में देख लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है कॉपर नीसियम। ठीक है जी, तो यहां से आपको याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगली बातचीत हमें करनी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम से। मतलब कह रहा है वो कि भैया कहीं पे ऐसा स्थिति आ रही है कि भैया वैलेंस सेल पे पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज लग नहीं पा रहा है, कुछ रिजल्टेंट न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। उसको समझते हैं अच्छे से फिगर से। ये देखिएगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसको थोड़ा ठीक ठाक बड़ा बना दिया गया है। ठीक है जी, यहां पर जेड क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम बता रहा है, जिसको हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। तो उसके देखिएगा ये क्या प्रस्तुत है, मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ, ये है क्या भैया, ये सेल है। ठीक है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो ये जो आप देख रहे हो NH सेल, यही इस एटम के लिए वैलेंस सेल है। इतना ही मैंने बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। ठीक, अगला देख लेते हैं, ये इसके एक पीछे तो n-1 हो जाएगा, अगला n-2 हो जाएगा। अब हम इस एटम में जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसके वैलेंस सेल में बैठे हुए एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे कंसीडर करेंगे, और जिसको हम कंसीडर करेंगे उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन पे हम टेस्टिंग करेंगे, पढ़ाई करने वाले हैं। तो वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन ये बैठा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा अगली लाइन जो बोलने वाला हूं। मान लो ऐसी स्थिति होती कि ये लोग प्रेजेंट ना होते, ये इनर सेल मौजूद ही ना होते, तो ये जेड अपने चार्ज से, अपने जेड चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होता मेरे भाई, अपनी तरफ क्या कर रहा होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होता। कितने चार्ज से खींच रहा होता, जेड से खींच रहा होता। लेकिन यार एटम में इनर सेल भी मौजूद होंगे, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, अब हमें वही समझना है। देखिएगा क्या है, इनर सेल के अंदर भी हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दिया, एक यहां पे दिखा। भाई इनर सेल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, हो क्या रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन देखो प्यार मोहब्बत भेज रहा है, ये हमारे न्यूक्लियस बाबा भेज रहे हैं, इसको ये अपनी तरफ खींच रहे हैं। कितने चार्ज से, जेड चार्ज से खींच रहे हैं।
जेड चार्ज से खींच रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं, मतलब इनर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है। तो यहां पर कुछ इस तरीके का रिपल्सन दिखाई देगा। अगर ये रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेंगे तो एक रिजल्टेंट चीज बनेगी। मान लो कि ये जो रिपल्सन है उसके लिए हमने क्वांटिटी सिग्मा डिफाइन करा। क्या क्वांटिटी सिग्मा डिफाइन किया, मतलब कि जेड चार्ज लगना चाहिए था लेकिन उसमें से सिग्मा चार्ज नहीं लग रहा होगा। सिग्मा चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इनर सेल मौजूद है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनर सेल वहां पे था। तो इसलिए अब जो बात की जाएगी वो रिजल्टेंट न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाएगी और इसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, देख लीजिए, जेड माइनस सिग्मा इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव। शायद आनंद आया होगा। अच्छा, कई लोगों को भैया दिमाग में सेट नहीं होता जल्दी, तो उसके लिए एक तरीका है हमारे पास। वो क्या है, ये देख लीजिए। ये हमारा जो जेड है, जेड मतलब हमारा न्यूक्लियस, ये बात न्यूक्लियस की जा रही है। न्यूक्लियस के अंदर कौन? प्रोटॉन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा एक बल्ब से। ठीक। अच्छा, अब देखो जो इनर सेल है ना, जो इनर सेल है मैं उसको एक पर्दे से रिप्रेजेंट करूंगा। इनर सेल पर्दे की तरह है और ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए आप हैं, आपके ऊपर टेस्टिंग चल रही है, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप यहां पे क्या कर रहे हैं, आप यहां पे पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहां है, ये बल्ब यहां जल रहा है, बीच में कौन लगा है, एक पर्दा लगा हुआ है, ये इनर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनर सेल क्या करते हैं, सिग्मा का फैक्टर दे रहे होते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। शील्डिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां से निकले हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यहां से निकले हुए बल्ब के लाइट को ये क्या कर रहा है, रोक रहा है, शील्ड कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है ना, स्क्रीन की तरह क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इनको पूरी लाइट नहीं मिल पा रही है, जितना जेड मिलना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे नहीं, उतना नहीं बल्कि उससे कम मिलेगा। तो इसको कितना मिल रहा है भैया, जेड माइनस सिग्मा मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है, जेड माइनस सिग्मा मिल रहा है। क्या आनंद आया? यस सर, मजा आ गया होगा यार, यही तो है। ओके, अब ये लाइन बस पढ़ लीजिएगा एक बार कि रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्रीन बिटवीन टेस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, नाम से मतलब निकालिए, पेनिट्रेट कर रहा है। किसको पेनिट्रेट कर रहा है वो बात हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए हमारा न्यूक्लियस है, पेनिट्रेशन किसको बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए है ना, दो लोग यहां से चलते हुए आ रहे हैं, एक बॉर्डर लाइन थी, उस बॉर्डर लाइन को ये भाई साहब पार कर जाते हैं, बॉर्डर लाइन को पार करके ये अंदर आ जाते हैं, तो बोला जाएगा कि ये जो हैं भाई साहब वो क्या कर रहे हैं, इस बॉर्डर लाइन को पेनिट्रेट कर रहे हैं। और ऐसी ही कुछ चीज हमें दिखाई देती है एटम के केस में। कैसे दिखाई देती है वो देखिए, आपके सामने कुछ लोग प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ लोग प्रस्तुत किए गए हैं। यहां पर देखिए, यहां पे कुछ ऐसा है कि हमारा जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन जा रहा है, कौन जा रहा है मेरे भाई, एस ऑर्बिटल जा रहा है। और क्यों जा रहा है, क्योंकि वो कैसा, स्फेरिकल है। अगर वो स्फेरिकल है तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, अगर न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा तो निश्चित रूप से इस न्यूक्लियस के सबसे करीब ये आएंगे। इसका मतलब एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, तभी वो न्यूक्लियस के पास जा पा रहा है। लेकिन ये भैया हमारा पी ऑर्बिटल है, ये क्या है, ये पी ऑर्बिटल है। इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, इस वजह से इस पर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता जितना एस ऑर्बिटल पर लगता है। इस वजह से बोला जाएगा पी ऑर्बिटल बहुत करीब नहीं जा पा रहा है न्यूक्लियस के। तो इसके लिए ऑर्डर क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर एस सबसे करीब जाता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ऐसा कमाल क्यों हुआ, ये इनके शेप एंड साइज की वजह से होता है। अब देखिएगा, जो सबसे करीब जाएगा न्यूक्लियस के उसी पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे करीब बैठा हुआ है। अब जो करीब बैठा हुआ है, क्या वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा, वो एक शील्ड का काम करेगा। तो सबसे अच्छा शील्ड का काम कौन करेगा, एस ऑर्बिटल, फिर पी, फिर डी और इसके बाद एफ। ये लाइन आपको बतानी थी। यहां पर देख लीजिए, यहां पर कुछ समझाने के लिए है ना, जल्दी दिमाग में आपके जाएगा। ये क्या है समझिएगा, ये जो पहली कंडीशन है इसमें ये एस ऑर्बिटल है, ये जो पहला वाला है वो क्या है, एस ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जो अच्छा पर्दा है, एस ऑर्बिटल एक अच्छा सा पर्दा है, मोटा पर्दा है। मोटा पर्दा है तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा, मतलब कि न्यूक्लियस से निकलेगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा, यहां तक नहीं आएगा। पता है क्यों, क्योंकि ये मोटा और अच्छा पर्दा है, रोक देगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इस कंडीशन में आइए, ये हमारा पी ऑर्बिटल है,
ये क्या है भैया, पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, यहां से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलेगा थोड़ा सा मिल जाएगा, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा पुराना सा पर्दा है। लेकिन ये हमारा डी ऑर्बिटल है जो थोड़ा सा फटा हुआ, देखिए बीच बीच में छेद बना हुआ है, तो यहां पर इसको लाइट्स ज्यादा मिल रही होंगी। इसका मतलब ये पर्दा इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इस बल्ब की लाइट को रोकने में थोड़ा असक्षम है। लेकिन एफ तो एकदम ही फटा पुराना पर्दा है, एफ फॉर फटा पुराना पर्दा है। ये तो इतना छेद रखता है कि वो न्यूक्लियस से निकले हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक नहीं पाता। तो आपको दिमाग में इस तरीके से रखना है। अगले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियस। शानदार चीज है। क्या होता है एटॉमिक रेडियस भैया, न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच की जो दूरी है उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। किन किन बातों पर डिपेंड करता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जब न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है, जेड इफेक्टिव के ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस जब पावरफुल हो जाता है तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के अंदर लाता है, मींस दैट एटॉमिक रेडियस भैया छोटी हो जाती है। अच्छा, और ये जेड इफेक्टिव वाला जो फैक्टर है वो कब लगाया जाता है, जब अपन कहां जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो होता क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, लेकिन सेल नंबर सेम होता है, वैलेंस सेल नंबर सेम होता है। इस वजह से वहां पे जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला लगाएंगे। अगले पर आते हैं। अगला है क्या भैया, साइज, है ना। देखो साइज का फैक्टर कब आता है, जब अपन पीरियड में क्या कर रहे हैं, एक पीरियड को छोड़ के नीचे जाते हैं, उस पीरियड को छोड़ के नीचे जाते हैं, मतलब एक ग्रुप के अलोंग जब चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, अरे नए नए सेल जुड़ते जाते हैं, इस वजह से साइज बढ़ रही है, मतलब कुल मिला के एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। ये फैक्टर कब कंसीडर किया जाता है ना, नए नए सेल जुड़ने वाली। ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वहां पर न्यू सेल ऐड हो रहे हैं। न्यू सेल क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो एडिशन ऑफ न्यू सेल यहां पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि आप नोट्स पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ आना चाहिए। एडिशन ऑफ न्यू सेल, हर बार क्या हो रहा है, एक नया सेल क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है, इस वजह से साइज बढ़ जाती है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। अब आ जाइए देखते हैं। यहां पर देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होगा, अभी बताया हमने कि भैया हर बार आप ऊपर से नीचे जाओगे तो यहां पर देखो वैलेंस सेल 2 3 4 5 6, इसका मतलब न्यूक्लियस से वैलेंस सेल की दूरी ज्यादा, मतलब इनका एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा। तो नीचे की तरफ सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस, इसके बाद यहां पे भी सेम कहानी, ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस पे यही कहानी आएगी। यहां पर क्या हम ऐसा करेंगे, अरे बोलो भैया क्या हम ऐसा करेंगे, यस सर। भैया आपने एक छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा है, अभी बताता हूं क्यों और कैसे, चलो बता ही देता हूं यहीं पे। ये याद रखेंगे, ये स्पेशली याद रखेंगे भैया, गैलियम का साइज छोटा होता है ना। अभी आप चाहो एक्सेप्शन के नाम पे याद कर लो, लेकिन एक्सेप्शन नहीं है, ये बाकायदा एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे एक्सप्लेन किया जाता है वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूं, देख लीजिए। गैलियम और कैल्शियम, इसके बीच में पहली बार 3D सीरीज की एंट्री हो रही है। उसके पहले कभी डी सीरीज नहीं आया, पहली बार डी सीरीज कैल्शियम और गैलियम के बीच में आता है। और होता क्या है, इस डी जो ऑर्बिटल है मैंने बताया ना, थोड़ा सा फटा पुराना पड़ता है। तो पुअर सील्डिंग की वजह से होता क्या है, न्यूक्लियस वैलेंस सेल पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच देता है, तो बहुत छोटा हो जाता है गैलियम। ठीक, तो ये रीजन है 3D सीरीज की एंट्री की वजह से ये साइज में छोटा होता है। दिमाग में फिलहाल आप ऐसे रखेंगे। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं भैया। अगली चीज क्या है, कार्बन की फैमिली। कोई दिक्कत नहीं है भैया, सेम फॉलो करिए, नीचे की तरफ जाएंगे, साइज को बढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहां पे भी सेम कहानी, सेम कहानी हमें है लगानी। देख लीजिए, अब इससे ज्यादा पेपर में क्या देगा, ऐसा कुछ पूछता है वो। ठीक है, एक ही जगह पूछ सकता था वो, देखिए हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया, स्टार मार्क करके हमने लिख दिया। ये क्या करना है, ये ओपी लेवल हो गया। ठीक है जी, ये ओपी लेवल हो गया, याद रखना है इसको। आगे बढ़ जाते हैं। अगली चीज है डी ब्लॉक के अंदर। अक्सर डी ब्लॉक छोड़ा जाता है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन मैं यहीं पढ़ाना पसंद करता हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आयनाइजेशन एनर्जी भी यहीं पे एक्सप्लेन अच्छे तरीके से हो जाती है। देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, सुना है क्या, यस सर। उनमें से देखिएगा जो हमारा 3D सीरीज का पहला मेंबर है वो कौन है, स्कैंडियम। और यहां पर 4D सीरीज का कौन होता है भैया, यट्रियम। इसके बाद है लैंथेनम। ठीक है जी, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, यहां पे ये ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगी या घटेगी। भैया आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, नए नए सेल ऐड होते जाएंगे, निश्चित रूप से साइज बढ़ेगा, निश्चित रूप से साइज बढ़ेगा। ये किसके लिए हम लिख रहे हैं, ये हम एटॉमिक रेडियस के लिए ऑर्डर लिख रहे हैं।
ठीक है जी। यस, अगला आ जाते हैं। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम की फैमिली नीचे तक ले आइए, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज दिखाई देगा, एलए और एचएफ के बीच में देखिए गैप, देखिए ये 57 है और ये 72 है। बीच में कौन से लोग आते हैं? थोड़ी देर पहले आपको दर्शन कराया था मैंने कि सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक की कहानी इनके बीच में आती है, और इसी को हम 4F सीरीज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? 4F सीरीज कहते हैं। और पहली बार ध्यान रखेंगे, पहली बार F सीरीज कहीं एंट्री होती है तो इनके बीच में होती है। और जब कभी भी D सीरीज और F सीरीज कहीं एंट्री करते हैं ना कुछ वो लोचा करते हैं। ट्रेंड, जो हमारा ट्रेंड चल रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ वो बदलाव करने की कोशिश करते हैं। जैसे पीछे मैंने गैलियम वाले में समझाया था, वैसे यहां पर भी कुछ होने वाला है। चलिए जी, बातचीत कर लेते हैं। यहां पर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अरे सर, साइज बढ़ेगा। यहां पर तो मामला ठीक है, साइज बढ़ेगा, लेकिन यहां की बात बताऊं तो इन दोनों की साइज क्या होती है? सेम। तो जेडार और एचएफ की साइज यहां पे सेम होती है। कोई पूछे रीजन क्या है, तो कहना 4F सीरीज की एंट्री हो जाती है। और 4F सीरीज की एंट्री से क्या होता है, देखना ध्यान से, जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो 14 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो वो 14 बार अपनी साइज को क्या करेगा? छोटा करता जाएगा। क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है मेरे भाई? साइज क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज छोटा होगा। और ये इतना छोटा हो करता जाता है कि यहां तक आते आते इसकी साइज और इसकी साइज बराबर हो जाती है। और इसको एक्सप्लेन किया जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, यहां पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, साइज लगातार घटता जा रहा है, और किस में आ रहे हैं? 4F सीरीज, मतलब कि लैंथेनाइड सीरीज में आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है जी? यस। अब आगे आ जाइए। सेम कहानी यहां पे लगानी भैया, कुछ अलग नहीं करेंगे, सेम कहानी यहां पे लगानी। ये जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके इफेक्ट ये है कि जो 4D सीरीज है, इसके बाद का जो 4D सीरीज है और नीचे का जो ये 5D सीरीज है, दोनों की साइज क्या होती है? करीब करीब बराबर होती है। और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत पसंदीदा सवाल है आपके एग्जामिनर के लिए, बहुत पसंदीदा सवाल है, निश्चित रूप से याद रखेंगे। बोलो भैया भूलेंगे तो नहीं? बोलो भैया भूलेंगे तो नहीं? सर नहीं भूलेंगे, आप इतना जोर दे रहे हैं तो नहीं भूलेंगे भैया। देखो, ऐसे सवाल पेपर में बहुत बार आए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है एजी और एयू का। और इसी तरीके से हर बार करीब करीब, मतलब ये समझ लो हर 2-3 साल में एक बार ये जेडार एचएफ लेके ही आ जाते हैं। वो इनकी साइज बराबर है, क्यों? क्या रीजन दोगे? तो बोलना 4F का पुअर सील्डिंग है, इस वजह से ये रीजन, इस वजह से ये चीज हमें देखने को मिलती है। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आयनिक रेडियस। नाम से मतलब निकल रहा है क्या भैया? आयन का रेडियस पढ़ना है। दो तरीके के आयन हमने पढ़े, एक है भैया कैटायन, दूसरा होता है एनायन। चलिए कैटायन पे बातचीत कर लेते हैं। हमारे सामने है बेरिलियम, बेरिलियम प्लस एंड 2+। देखिए क्या है, बेरिलियम से बेरिलियम प्लस जाएंगे कैसे? जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एनर्जी डालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर लाएंगे तो ये बनेगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये बनेगा। फिर हो क्या रहा है, ध्यान देना, यहां पे 4 प्रोटॉन थे, यहां पे 4 प्रोटॉन थे, और कितने इलेक्ट्रॉन थे मेरे भैया? 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन थे। यहां पे 4 प्रोटॉन तो हैं, लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर क्या हो रहा है अगला देखिए, 4 प्रोटॉन और यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि भैया जैसे जैसे लेफ्ट से राइट, बेरिलियम से बेरिलियम 2+ की तरफ जा रहे हैं, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकिन 4 प्रोटॉन, आपके न्यूक्लियस में साइज बहुत छोटा होगा। तो अगर साइज वाइज हमें लिखना होता तो हम लिखते ये, हम क्या लिख रहे होते कि बेरिलियम की साइज सबसे बड़ी, बेरिलियम प्लस उससे छोटा, बेरिलियम 2+ उससे छोटा। कोई पूछे क्यों? कहना जैसे जैसे उधर जाओगे जेड इफेक्टिव पावर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इधर जाओगे जेड इफेक्टिव पावर बढ़ती जाएगी, आपका न्यूक्लियस मजबूत होता जाएगा। अगला सवाल आता है भैया एनायन से रिलेटेड। एनायन में देखिएगा होगा क्या, ऑक्सीजन को आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो O नेगेटिव बनेगा, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो O2 नेगेटिव बनेगा। यहां पर 8 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन भी 8 ही थे, लेकिन अगले पर जाइएगा, यहां पे 8 प्रोटॉन तो रहेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इन्होंने लिया। यहां पर आइए, 8 प्रोटॉन तो है लेकिन 10 यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ? जेड इफेक्टिव पावर यहां पे सबसे ज्यादा है, यहां पे जेड इफेक्टिव पावर सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां पे जेड इफेक्टिव क्या आ रहा है? कम आ रहा है। इसका साफ मतलब है, इसका साफ मतलब है कि अगर मुझसे कोई साइज पूछेगा तो मैं जवाब के तौर पर उसको कहूंगा कि भैया देखो यार, O2 नेगेटिव की साइज बड़ी है, O नेगेटिव की साइज उसके बाद और ऑक्सीजन बाद में आएगा, है ना? क्योंकि जिसके पास जेड इफेक्टिव ज्यादा वो साइज में छोटा होता है। अगली बातचीत हम करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक?
मतलब ऐसे स्पीसीज जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आपके सामने हम ये लोग प्रस्तुत करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। बातचीत कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो न्यूट्रल होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन पाने के बाद यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन जब न्यूट्रल था तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पाते ही 10 हो जाएंगे। यहां पर आइए, फ्लोरीन के केस में 9 था, एक और पा गया इलेक्ट्रॉन। अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ ना बाबा, तो यहां पे 10 हो जाएगा। अगला होगा Na+, मतलब 11 क्या थे, प्रोटॉन थे, एक घटाना पड़ेगा, प्लस का मतलब एक घटाना पड़ेगा। मैग्नीशियम का मतलब क्या है, 12 यहां पे इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्लस का मतलब 2 घटाना पड़ेगा, यहां पर 13 - 3 करना पड़ेगा। तो देखिए सबके पास यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। अब सोच के देखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है तो एटॉमिक साइज किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। सिर्फ और सिर्फ किस पर बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। जिसके पास जितना ज्यादा प्रोटॉन उसकी साइज उतनी छोटी। तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके पास है, इसके पास। कितने प्रोटॉन है भैया, 13। यहां पर प्रोटॉन नंबर 12, यहां पर प्रोटॉन नंबर 11, यहां पर भैया 9, यहां पर भैया 8, यहां पे 7। तो आपको समझ में आ गया होगा। अरे आ गया क्या भाई, साइज छोटा बड़ा किसका, सबसे बड़ा इसका, फिर ये। तो जो अभी ऑर्डर मैंने बनाया ये साइज का ऑर्डर है। आनंद आया, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। अगली चीज है आयनाइजेशन एनर्जी। शानदार चीज है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अरे कोई न्यूट्रल एटम है, अकेला इकलौता बैठा था, आइसोलेटेड था, गैसियस था, उसके ऊपर हमने फिक एनर्जी मारी और मिनिमम एनर्जी देने पर अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल के फेंक दिया। तो वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है उस पर्टिकुलर एटम के लिए। मामला क्लियर है क्या, यस बॉस। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। देखो भैया, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब आपके न्यूक्लियस और बाहर बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे आते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो एक बार सोच के देखो ना, अगर साइज बढ़ता गया तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल पर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन उसके बीच की दूरी बढ़ेगी और हमें वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना है। अगर दूरी बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो कम एनर्जी देने पर भी ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकल के कूद के बाहर आ जाएगा। मींस दैट साइज बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके सामने प्रस्तुत है, ये देखिएगा। यहां पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना। आप कहेंगे ऊपर से नीचे जा रहे हो तो निश्चित रूप से जो ऊपर वाला है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि साइज में छोटा है, उसके वैलेंस शेल के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है भाई, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगली चीज यही है, अगली चीज यही है भाई। कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए मन में। यस, समझ में आ रहा है, यस। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो भैया, बोरॉन फैमिली हमेशा तुम्हारा क्या करेगा भैया, धोखा देगा। क्या करेगा, धोखा देगा। सुनना ध्यान से, कैसे याद रखना है अभी बता रहा हूं। क्या करना है, देखो, अप डाउन, मेरे साथ बोलो, अप डाउन, दैट्स इट। क्या, अप डाउन, अप डाउन, इससे हो जाएगा। अप, देखो ऊपर की तरफ अप, अब नीचे डाउन, अप डाउन, याद रहेगा। अप डाउन से आपको पूरी फैमिली याद रहेगी। सिर्फ यही है जो ज्यादा थोड़ा तकलीफ देते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां की फैमिली में देखेंगे, यहां की फैमिली में देखेंगे कुछ ऐसा होगा। यहां पे भी थोड़ा लोचा है, यहां पे भी क्या है, लोचा है। यहां वाले में भैया क्या है, लोचा। नीचे वाले का क्या हो रहा है, ज्यादा आता है। ठीक है, तो दो जगह ऐसा होता है, बताऊंगा क्यों। यहां पे बाकी देख लेते हैं। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में एकदम छपाई शुरू रखो, बाकी में एकदम छपाई शुरू रखो कि नीचे जाने पर क्या होता है, कम। नीचे जाने पर क्या होता है भैया, कम। क्या समझ में आया, यस। अब एक बात बताओ, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो जो ये लास्ट में बिरादरी मिलेगी इनर्ट गैस वाली, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आनी चाहिए, सबसे कम आनी चाहिए। आप कहे भैया लेफ्ट से राइट जाएंगे, आपने बताया जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो निश्चित रूप से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मतलब इस पूरी फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आती है। इस पूरी फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आती है और इसी वजह से ये इनर्ट बोले जाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ये किसी से रिश्ता बनाना नहीं चाहते, क्योंकि रिश्ता बनाओगे तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि अपनी खूबसूरती खोनी पड़े, आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह देना पड़ जाए। समझ रहे हो ना भाई, यस सर। तो कुल मिला कहानी ये पूरी फैमिली में इन भाई साहब का, किसका,
इन भाई साहब का क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अब मैं पूछूं इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा है, तो हीलियम। इसका मतलब हीलियम वो एलिमेंट है जो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी पकड़ के होल्ड करके बैठा हुआ है। क्या ये लाइन क्लियर हुई? यस। अब अगली चीज सुनना। अगली चीज हमने बताया था ना कि याद करवाऊंगा मैं एल्युमिनियम गैलियम के बीच में। अब एल्युमिनियम गैलियम हमने पढ़ लिया है साइज की बात, है ना। साइज गैलियम की छोटी होती है एल्युमिनियम से, तो निश्चित रूप से जिसकी साइज छोटी है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी। उसका रीजन हमने क्या बताया था? 3D सीरीज का पहली बार एंट्री होना, 3D सीरीज का पहली बार एंट्री होना। और यहां पर आ जाइए, यहां पर 4F सीरीज पहली बार एंट्री होती, यहां पर पहली बार 4F सीरीज एंट्री होती है। और 4F सीरीज का इंपैक्ट दो जगह दिखाई देता है, 4F सीरीज की एंट्री का इफेक्ट दो जगह दिखाई देता है। अक्सर हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो D होता है उसका कम से कम कुछ तो सील्डिंग पावर है, लेकिन F जो होता है वो बहुत ही पुअर सील्डिंग करता है, बहुत ही पुअर सील्डिंग करता है ना। SHIELDING, बहुत ही पुअर सील्डिंग करता है, इसलिए इसका इंपैक्ट दो जगह पर दिखाई देगा, लेकिन डी का इंपैक्ट सिर्फ एक जगह दिखाई देगा। शायद याद हो गया होगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसको सौंपी गई? तो आप बोलेंगे हीलियम को सौंपी गई। मैं इसके बाद बोलता हूं लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अरे तो भैया ऊपर से नीचे जाओगे कम होगा तो सीजियम बाबा मिलेंगे। कई बार मन में प्रश्न आता है कि सर FR तो नहीं लिखा है यहां पर, फ्रांसियम तो नहीं लिखा, नहीं तो वो हो जाता। नहीं, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, पहली बात तो सवाल फ्रांसियम में पूछा ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि एक तो रेडियो एक्टिव है, तो उसके लिए ज्यादा स्टडी नहीं पढ़ाई जाती आपको। आपके सिलेबस में पढ़ी जाती है, बट आपके सिलेबस में नहीं पढ़ी जाती, पहली चीज। दूसरी, देखो भैया एक्चुअली कहूं तो CS से थोड़ा सा ज्यादा होता है FR का, ठीक है, लेकिन वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इस बात का दावा है। तो यहां पर समझेंगे कि लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? CS की आएगी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड ये पूछा गया है भैया। देखो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अरे भैया लिथियम से नियॉन तक जाओगे तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट पढ़ ले जाइएगा। लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा? जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ऐसा हमने ज्ञान सुना था, ठीक है, निश्चित रूप से सही सुना है। यहां पर देख लीजिए क्या होगा। यहां पर मैं डायरेक्टली याद करवा देता हूं ना। फिलहाल होता क्या है कि देखो बेरिलियम होता है ना, बेरिलियम क्या है भैया? 2s2, मतलब S उसका भरा पड़ा है, फुली फिल्ड है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। नाइट्रोजन में क्या आएगा? आप देखोगे क्या आएगा? 2p3 हाफ फिल्ड। और नियॉन तो भैया चलो फुली फिल्ड है। क्या ये फुली फिल्ड होगा? क्या होगा? क्या ये देखो जो बेरिलियम है ना उसकी जगह उठा करके आपको यहां रखनी है। बोरॉन और कार्बन के बीच में बेरिलियम का ऑर्डर मिलेगा, और ये जो नाइट्रोजन है उसको उठा के ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बीच में रखना पड़ेगा। तो जो लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो स्टेबल हैं, है ना जी। इसलिए इनको क्या करना पड़ रहा है? एक एक ऑर्डर हमें कुदा के आगे ले जाना पड़ रहा है। शायद आप समझ गए होंगे इनका एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा। लिख ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे भैया। क्या करेंगे देखो यहां पे लिख के बता दूं, नियॉन आएगा, फिर क्या आएगा? ये आएगा भैया फ्लोरीन। इसके बाद देखिएगा नाइट्रोजन की एंट्री हो चुकी। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? देखो भैया ऑक्सीजन आएगा। अब ये तो हट चुका है, फिर कौन आएगा? कार्बन आएगा। कार्बन के बाद देखो कौन आ रहा है? बेरिलियम आ रहा है। कार्बन के बाद कौन आ रहा है? बेरिलियम आ रहा है। बेरिलियम के बाद कौन आएगा भैया? देखो यहाँ पे इनके बीच में आया ना, तो इसका मतलब बोरॉन आएगा। बोरॉन के बाद कौन आएगा भैया? लिथियम आएगा। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको डी ब्लॉक के अंदर ले चलते हैं। डी ब्लॉक के अंदर थोड़ा गोता लगाइए, आनंद लीजिए। क्या है भैया? देखिएगा डी ब्लॉक के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है। यहां पर ऊपर से नीचे जाएंगे, अभी हमने पढ़ाया था आपको साइज क्या होती, बढ़ती है। साइज का इंपैक्ट यहां पे वो वाला नहीं आता। कौन सा? लेंथेनाइड सीरीज। क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज क्या होती है देखना, इनके बीच में आती है लेंथेनाइड सीरीज, तो पहले वाले ग्रुप पे थोड़ी ना असर छोड़ देगी यार। तो यहां पर नॉर्मल ट्रेंड चलेगा। ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है तो निश्चित रूप से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर आएगा, है ना। इसके बाद देखिए ये होता है, अब समझेंगे ध्यान से। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसमें तो नॉर्मल कंडीशन है। अरे 3D और 4D में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहां होती? 4D एंड 5D में। क्यों? क्योंकि 5D सीरीज में ये लोग एंट्री कर जाते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये 4F सीरीज है, ये लेंथेनाइड सीरीज है। यहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, जो हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है, ओके। जब हम टाइटेनियम से जर्कोनियम तक जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। अगर साइज बढ़ रही है तो निश्चित रूप से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी?
कम होगी। अब सुनना, Zdr और HF की साइज मैंने बताया था सेम होती है। अब दोनों की साइज सेम है, लेकिन HF के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो वैलेंस शेल पर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन खींच के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन पर होल्डिंग ज्यादा है। अगर होल्डिंग ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी वहां पे ज्यादा निकल करके आएगी। अगला क्या है भैया, डायगोनल रिलेशनशिप। देखो भैया हुआ क्या है, हुआ कुछ ऐसा है कि हमारे पास पीरियड नंबर 2 और 3 के बीच में कुछ रिश्ते हैं, है ना। ये सामने जो रह रही है उसके साथ संबंध नहीं बना पाए, है ना, उनके साथ रिश्ते कायम नहीं कर पाए, तो वो कहाँ जा रहे हैं, डायगोनली ना, बगल वाली बिल्डिंग में देख रहे हैं। ये देखना क्या हो रहा है इनके साथ। यहाँ पे जो लिथियम बाबा हैं वो अपने इस सोडियम के साथ थोड़ा रिश्ता कायम रखते हैं, निश्चित रूप से एक ही ग्रुप के हैं तो दोनों के केमिकल बिहेवियर करीब करीब सेम आने वाले, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। और वो लिथियम इस मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, रिश्ता शो करता है। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पर लिथियम और मैग्नीशियम की बिहेवियर सिमिलर टाइप के होंगे और वो सोडियम से डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, तो इस रिश्ते को क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। और ऐसा हमें देखने को बेरिलियम और एल्युमिनियम में भी मिलता है। तो मेनली हमें एक्चुअली यहीं तक पढ़ना होता है, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। आपके पेपर में यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब प्रश्न आता है, मन में सवाल गूंजता है कि आखिरकार ये सामने ना देख करके ये पड़ोसी के घर में क्यों झांक रहा है भाई, इसका क्या रीजन है। अरे तो इसका रीजन है साइज। हो क्या रहा है, लिथियम और मैग्नीशियम की साइज करीब करीब बराबर है। भैया कैसी बात कर रहे हो, ये तो पीरियड नंबर 2 का पीरियड नंबर 3 का गारंटी ये बड़ा आएगा। समझो समझो भाई समझो, हुआ क्या है, हुआ क्या, समझना भाई, समझना भैया समझना, हुआ क्या है। यहां हुआ कुछ ऐसा, अरे देखो यार, ये जो लिथियम है ना, लिथियम से जब हम सोडियम की तरफ आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ती है। लेकिन जब हम सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं तो साइज घटती है। क्या बताया मैंने, ऊपर से नीचे आए साइज बढ़ी, यहां से इधर गए साइज घटी। ठीक है जी, तो साइज बढ़ भी रही है, साइज घट भी रही है, इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम की साइज सेम हो जाती है। और जब एटम्स की साइज इस तरीके से सेम आती है ना, तो उनके केमिकल बिहेवियर भी सिमिलर होने लग जाते हैं। ठीक है जी, यस, आगे बढ़ जाते हैं। साइज की बात की गई है तो इन दोनों की साइज करीब करीब सेम होती है, लेकिन लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस की बात की जाए तो इनकी साइज बड़ी आती है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। आई होप आनंद आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाम से मतलब निकालिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहली बात तो एफिनिटी का मतलब पता है क्या आपको, एफिनिटी मतलब प्यार। एक्चुअली एफिनिटी मतलब प्यार। किसी को इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत है तो उसको बोला जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जी रहा है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए कि हमारे पास एक एटम है, उस एटम को हम बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रॉन कहां सेट होने की कोशिश करेगा, वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल में जाएगा तो जो एटम का न्यूक्लियस है वो उसको अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा। क्या करेगा, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा। अगर वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो निश्चित रूप से उस सिस्टम से एनर्जी निकलेगी और इसी निकली हुई एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ये जो प्रोसेस आपने देखा जहां पर एक एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है और अपने आप को एक एनायन बना रहा है, इस प्रोसेस के दौरान, इस इवेंट के दौरान एंथैल्पी में जो चेंज है, एनर्जी में जो चेंज है, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं यहां पे, देखिए भैया, जेड इफेक्टिव बढ़ने का क्या मतलब होता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब आपका न्यूक्लियस पावरफुल है। अगर न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सिस्टम अपने अंदर से उतनी एनर्जी निकाल के बाहर देगा। इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, अरे ज्यादा होगी ना भाई। यस सर, आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे जाएं किसी ग्रुप में, होगा क्या, नए नए सेल जुड़ते जाएंगे और नए नए सेल जुड़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, और अगर दूरी बढ़ गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो क्या बोला जाएगा भैया, एनर्जी कम निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। कब, जब हम साइज बढ़ाएंगे, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे। क्लियर है ना, यस, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरीन और क्लोरीन, ये मैं जानबूझ के समझाना चाहूंगा, है ना। आपको इनके जनरल ट्रेंड आते होंगे, लेकिन आपको याद ये रखना है थोड़ा सा। देखिएगा क्या है, फ्लोरीन को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देकर के F नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देकर के Cl नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें बताना क्या है कि फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मोहब्बत दे पाएगा, कौन उसको रिसीव करके खुश है, प्रसन्न और अपने अंदर से ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो यार, फ्लोरीन है साइज में छोटा, फ्लोरीन साइज में छोटा है और उस छोटे एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। छोटा सेल,
वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप एग्जांपल के तौर पे समझिए मुंबई का एक घर है, क्योंकि मुंबई में रूम छोटे छोटे हैं भैया, बहुत महंगे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से कि एक छोटा सा घर है, उसका वैलेंस शेल, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं, एक बाहर से रिश्तेदार आ रहा है। अब यार फ्लोरीन के पास रिश्तेदार आएगा तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस तो चाहेगा नहीं, ठीक है यार रिश्तेदार है अपना, रख लो अपने वैलेंस शेल में। लेकिन उसका मन बहुत खुश नहीं है, क्योंकि वहां पर पहले से 7 लोग मौजूद हैं, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहां पर है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इस फ्लोरीन में जो वैलेंस शेल है वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा मोहब्बत नहीं बल्कि रिपल्सन मिल रहा है। इसका मतलब समझ गए ना, यस। तो यहां पर ज्यादा प्यार नहीं। लेकिन क्लोरीन के केस में, क्लोरीन कुछ ऐसे दिल्ली वालों की तरह है ना, दिल थोड़ा बड़ा है, कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे थर्ड सेल है और थर्ड सेल साइज में बड़ा है। अब उसके पास भरपूर किसी रिश्तेदार को रखने की भरपूर जगह है, तो वो क्या कहेगा, आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ, प्रसन्न हूं मैं, आ जाओ हमारे घर पे रह लो। ठीक है जी। तो होगा क्या, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इस वजह से क्लोरीन प्रसन्न होगा और वो अपने अंदर से बहुत एनर्जी निकालेगा। क्या करेगा, बहुत एनर्जी निकालेगा। तो इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच है वो क्या है, मान लीजिए -x किलो कैलोरी पर मोल है। और इस वाले प्रोसेस में जो हमने ऊपर वाला देखा, वहां पर डेल्टा एच इज इक्वल टू -y किलो कैलोरी पर मोल है। ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे भैया आप तो कह रहे थे यहां वाले इलेक्ट्रॉन को ये फ्लोरीन रखना नहीं चाहता। अरे भैया रिश्तेदार है यार, भगाएगा थोड़ी ना, रखेगा, प्यार मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना यहां पे मिल रहा है। तो देखो भैया, इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें, अगर हम क्वांटिटी वाइज देखें तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई। आनंद आया क्या? यस सर। तो ठीक है, तो समझ में क्या आया, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को इज्जत ज्यादा दे रहा है, हमारे उसके अपकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इस वजह से यहां पे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। चलिए समझ लेते हैं। ये आपके लिए जो पी ब्लॉक है उसके सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड को हमने लिखा है। देखिएगा, जिस तरीके से फ्लोरीन और क्लोरीन में हमने देखा कि क्लोरीन का ज्यादा होता है, तो इस तरीके से यहां पे भी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारा पीरियड नंबर 3 है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू ऊपर वाले के। क्लियर है ना जी? यस सर। आ जाइए अगले में, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कहीं किसी एटम में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो निश्चित रूप से वो अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर लेना नहीं चाहेगा, ये कंडीशन थोड़ा अजीब है, ध्यान से सुनिएगा। अरे भैया मान लो एक एटम है, वो खुश था, वो प्रसन्न था, वो आजाद था, जैसे मान लो हीलियम, उसको नहीं पड़ी है किसी से दोस्ती करने की, और तुम कह रहे हो तुम इलेक्ट्रॉन दोगे इसको, बाहर से तुम कह रहे हो इसको तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, ये मेरा मिशन है। तो वो कहेगा भैया इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हो, साथ साथ रिश्वत भी दो, हमें बाहर से एनर्जी भी दो। तो एक्चुअली ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, वहां तुम्हें इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी खो रहा है यहां पर। क्लियर है ना? यस। तो होगा क्या, उसके लिए आप लिखोगे डेल्टा एच। आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, अगर एनर्जी दे रहे हो तो एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव होती है। वो कहां कहां देखने को मिलती है, यहां पर देखिए, आनंद लीजिए। देखिएगा, आपके सामने इतने लोग प्रस्तुत किए गए हैं, यहां पे समझिए, यहां पे होगा 2s2, यहां पे होगा 2s2। मैं डायरेक्टली यहीं पे क्यों लिख रहा हूं, रीजन आप समझ जाएंगे। देखिएगा, ये पूरा भरा हुआ, अगर भरा हुआ है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर से डालना बड़ा कठिन है, इलेक्ट्रॉन भी डालना पड़ेगा और एनर्जी भी डालनी पड़ेगी, और यही सेम कहानी यहां पर भी आपको है लगानी। तो इन दोनों केसेस के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डेल्टा एच कैसा होगा, तो आप लिखना कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। दोबारा सुन लीजिए, यहां पर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कहां पर मिलेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में 2p3 होगा, मतलब कि वो हाफ फिल्ड है। अगर वो हाफ फिल्ड है तो वो स्टेबल है, अगर वो स्टेबल है तो बाहर से तुम्हें एनर्जी भी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं इस नाइट्रोजन के लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मुझे बस यही बताना है, मेरा मिशन ये है कि बता दूं कि यहां पर पॉजिटिव कहां कहां आएगा, बाकियों में नहीं आएगा। ठीक, अब आप जरूर सोचेंगे, आप जरूर सोचेंगे और गलती करेंगे, इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सावधान करना चाहूंगा कि जो ये फास्फोरस है भैया ना, इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फास्फोरस इलेक्ट्रॉन पाकर खुश होता है, भले उसका क्या है, हाफ फिल्ड है। ऐसा इसका रीजन है कि साइज में थोड़ा बड़ा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और अपने अंदर से एनर्जी निकालता है। ठीक है, और यहां पर आ जाइए, यहां पर आ जाइए भैया, ये
नियॉन एंड एआर, इनका तो भैया क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लोग इनर्ट हैं, फेमस हैं, इनर्ट हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। अगर तुम इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो जबरदस्ती इस परिवार को, तो आपको एनर्जी भी बाहर से मारनी पड़ेगी, मतलब इसके लिए भी डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या? बाकी किसी के लिए यहां पर पॉजिटिव नहीं है, जितने लोग लिखे गए हैं। आनंद आया होगा? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब आपको ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहां पे पूरा ऑर्डर बताना है भाई। क्या करना है? पूरा ऑर्डर बताना ढंग से। चलिए चलिए भैया ऑर्डर बताइए। यहां पे ऊपर यहां से जब जाएंगे तो ये पूरी फैमिली का क्या आता है, ये तो मैंने समझा दिया। पूरी फैमिली का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आता है। इसका मतलब बाहर से एनर्जी भी दो और इलेक्ट्रॉन भी दो, तब ये जाकर के खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और आपको क्या बताएगा कि क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। और एक बात देखो, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है भैया बोलो? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके खुश होने, प्रसन्न होने की जो आदत होगी वो इनके पास सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये लोग वो परिवार हैं जो अपने अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल में ये पूरा फैमिली ऐसा है जो बहुत दिल खोल के एनर्जी दे रहा होता है जब वो इलेक्ट्रॉन पाता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं इस पूरे फैमिली का हाईएस्ट आएगा। ठीक है जी, हाईएस्ट आएगा। ठीक है, हाईएस्ट क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पूरे फैमिली का कह रहा हूं मैं। ठीक, अब इसमें भी देखिए, इस पूरी फैमिली में भी देख लेते हैं एक बार। फैमिली के अंदर घुसते है ना, थोड़ा सा इनकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं। क्या है भैया? फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ आएंगे तो इनकी क्या होगी भैया? ये इस वाले की क्लोरीन की ज्यादा होती। पढ़ाया तो था थर्ड पीरियड। अच्छा, अब देखो क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। तो ये ऑर्डर आता है। तो क्या मैं ये कह दूं कि ये जो क्लोरीन है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन पाने पर सबसे ज्यादा एनर्जी देता है? मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। एक तो भैया इस पूरे पीरियोडिक टेबल में इस फैमिली की ही सबसे ज्यादा है, और उस फैमिली में क्लोरीन की सबसे ज्यादा। तो निश्चित रूप से क्लोरीन जो होगा वो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट बन के उभरा जो इलेक्ट्रॉन पाकर के क्या कर रहा है? अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। शायद आनंद आया होगा। बाकियों में देखना, अभी आपको थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया था ना, थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया था कि जिस तरीके से क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में है, उसी तरीके से यहां पे पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में ये चीज देखने को मिलती है। कहां पर? पी ब्लॉक के अंदर। आनंद आया? यस। बाकी में नॉर्मल, बाकी में नॉर्मली लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, कोई शक नहीं, एकदम बेझिझक इस तरीके से भर दीजिए, बेझिझक। यहां पर भी अगर कहा जाए ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी भैया? ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम होती जाएगी। तो एक बार देख लीजिए, समझ में बात आ गई? यस। अब कुछ लाइनें हैं आपके लिए लिख के लाया हूं, अपने घर पे इत्मीनान से पढ़ें। ऑक्सीजन हैज मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द फैमिली। हाँ, ये बात जान लीजिए, ये जो ऑक्सीजन है सल्फर से तो कम है ही है, बल्कि इस पूरी फैमिली में ना ऑक्सीजन सबसे कम होता है। पूरी अपनी फैमिली में, इस अपनी फैमिली में ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। इसके बाद हाइड्रोजन फैमिली हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने बता दिया, अगली लाइन भी मैंने बता दी है। अगली लाइन सुन लीजिए, जो ये ग्रुप 17 है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन फैमिली या ग्रुप 17। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन फैमिली या ग्रुप 17 बोलते हैं। तो क्या होगा? इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है, ये लिखा है। और इनमें जो सबसे छोटा सदस्य है आयोडीन, उसकी भी ज्यादा आती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज। इन सबसे ज्यादा किसकी है? आयोडीन की है। तो सोचो ये सारे लोग यहां नीचे से ऑर्डर में सेट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्या है? मेटालिक करेक्टर एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो अपने अंदर से क्या करे? इलेक्ट्रॉन को निकाले और पॉजिटिव चार्ज को बनाए। नॉन मेटालिक करेक्टर का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे और एनायन बनाए, नॉन मेटालिक। हमने क्या पढ़ा है भैया? देखो, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है बताइए? लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो ये काम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? मेटालिक करेक्टर। दैट्स इट, इसका उल्टा मेटालिक करेक्टर। तो कर ले जाएंगे। तो इधर के लोग क्या हैं? मेटल्स हैं। ये क्या हैं? अच्छे मेटल्स हैं। और यहां पे नॉन मेटल्स हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं बता देता हूं। ये लोग देखिएगा भैया, ये लोग देखिएगा, यहां पे नॉन मेटल्स की कहानी में छांट रहा हूं, नॉन मेटल्स की कहानी में छांट रहा हूं। ये इधर भैया नॉन मेटल्स हैं, है ना।
इधर नॉन मेटल्स हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से घेरा हुआ है जिनको, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अरे ये तो ना तो मेटल ना तो नॉन मेटल ना यार, ये तो कुछ करना ही नहीं इनका। तो ये क्या है भैया, नॉन मेटल। और ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं कौन से, ये वाले, अब ये भी ब्लू हो गया, तो इसको थोड़ा कलर बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं भाई। यहाँ पे आइए, ये यहाँ से, बल्कि मैं इसको घेर देता हूँ, देखो ठीक। ये 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, 5 लोग, GEASSCTESB, ये 5 लोग मेटलॉयड हैं। अब इन 5 मेटलॉयड को कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हमने एक बनाया हुआ आज, ये आज सब से तेजी, आज सबसे तेजी, ये मेटलॉयड याद करने का तरीका है। और सिर्फ यही 5 मेटलॉयड हैं, बाकी के चक्कर में मत फंसिएगा, मत फंसिएगा भाई, एकदम क्लियर है। ये कई बार सोचते हैं बोरोन और सिलिकॉन क्या है, आप सोचते हैं कि ये मेटलॉयड, नहीं भैया वो नॉन मेटल्स हैं। ये क्या भैया, नॉन मेटल्स हैं। क्लियर रखिए अपने आप को, क्या होगा, ये नॉन मेटल्स हैं। और ये लोग जो हैं, जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग, ये भाई साहब लोग, ये भाई साहब लोग क्या हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये क्या है, मेटल्स। तो देखिए इधर से जब आप जाएंगे तो पहले मेटल्स मिलेंगे, फिर बाद में नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन रहता है, मेटलॉयड, क्योंकि मेटलॉयड वो लोग हैं जो दोनों का कैरेक्टर एक साथ रख रहे होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत ही आसान है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि भैया दो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं, ए और बी, दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने रिश्ते बनाए, लेकिन उसमें से कोई एक पावरफुल होगा जो इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा मतलब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज किसी के पास जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी को अपने ऊपर इकट्ठा कर रहा है। तो अगर कभी बोला जाए ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है, ए खींच रहा है। बस इतना ही समझना होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे देखिए, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो भैया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा। ऑब्वियसली किसी का न्यूक्लियस अगर पावरफुल होगा तो वो क्या करेगा, भैया बताओ ना यार, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगले पर आ जाइए, अगर साइज बड़ी कर दी आपने, अगर साइज बड़ी कर दी आपने तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, और अगर न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल है भैया, यहां पे कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना। आप यहां पे क्या करेंगे, देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, घटेगा। पढ़ा ना, साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती। तो ये ऑर्डर आपको दिखाई देगा, बाकी ऑर्डर्स भी आप इस तरीके से बना ले जाएंगे। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, फ्लोरीन, है ना। इधर से इधर जाते हैं तो ये फैमिली क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल के बाहर आई, और इनमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर फ्लोरीन से कोई रिश्ता बनाने आता है तो वो भैया शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके हमेशा रखते हैं। आइए देख लेते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है भैया, ऑक्साइड। बहुत शानदार चीज पढ़ने वाले हैं, जानदार चीज है, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है, कोई आपके पास एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिश्ते बनाता है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जो चीज बन के तैयार होगी आपके सामने उस कंपाउंड को हम ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए पहले बातचीत करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होंगे भैया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और पहले आपको यही समझना और याद करना बहुत जरूरी है, और मैं जिस तरीके से बता रहा हूं बस उसको फॉलो कर लीजिए, कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, आज फिर सब कार वेंट्रो तेरा, वेंटो तेरा, याद करिए। आज फिर कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, AAS, आज, नोट डाउन करें तुरंत, फिर सब कार, ये वी से क्या है, वेंटो, एक गाड़ी है, VENTO, वेंटो तेरा। आज फिर सब कार वेंटो तेरा, ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने, आज फिर सब कार वेंटो तेरा। नोट डाउन करें, नोट कर लिया, यस। अब एक काम करिए, ये जो आज है ना, इस वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं, AAS 3, तो क्या करिए, AS के ऊपर +3 लिख दीजिए। क्यों लिखा भी बताऊंगा। फिर में क्या है, FER, तो यहां पर +3 लिख दीजिए। सब में +3 लिख दीजिए, ठीक है। यहां पे कार, CAR, तो यहां पर भी +3 लिख दीजिए। वेंटो में क्या है, 5 दिख रहा है क्या, 5, VENTO, तो यहां पर हो जाएगा +5। 13 में देखो क्या लिखा है, TERA, 4 अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो हो जाएगा +4। क्या हो जाएगा, +4। बस आपके दिमाग में यही होना चाहिए।
आपके दिमाग में यही होना चाहिए, इसी तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक, अब मैं आपको कुछ ज्ञान देने वाला हूं, उसको पचाइएगा। देखो, जब आर्सेनिक का +3 ऑक्साइड होगा तो वो कैसा होगा? एम्फोटेरिक। आयरन का +3 ऑक्साइड एम्फोटेरिक। Sb मतलब एंटीमनी का +3 ऑक्साइड एम्फोटेरिक। और इसी तरीके से टेलोरियम का +3 ऑक्साइड, +3 नहीं +4, 13 था ना, TeRa, तो +4 ऑक्साइड क्या होगा? एम्फोटेरिक। और उसी तरीके से वैनेडियम के लिए ये एम्फोटेरिक होगा। शायद कुछ लोग V2O5 को एसिडिक कहें, लेकिन ध्यान रखना, हमेशा जो जो पढ़ा रहा हूं बहुत सोच समझ के लेकर के आया हूं, ठीक है? ओके, तो यहां पे आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। अगली चीज देखिए क्या है। अगला है, जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने। वैसे क्यों गई थी पब कैडबरी लेने पता नहीं, लेकिन याद करना है, जान सुनो बे आलिया पब गई कैडबरी लेने। यहां पे नीचे वाली लाइन के लिए कोई ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होंगे, उनके ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक होंगे, ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन ऊपर वाले के लिए कंडीशन है कि जब तक +3 तब तक ये एम्फोटेरिक, और वैनेडियम जब +5 तभी वे एम्फोटेरिक, और टी जब +4 तभी ही ये एम्फोटेरिक। नीचे वाले के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, देख लीजिएगा। आर्सेनिक का ये +3 है, आयरन का +3 है, Sb का +3 है, क्रोमियम का +3, वैनेडियम का +5 है, टी का +4 है, तो ये सब के सब क्या है? एम्फोटेरिक। अगला देखिए, जान सुनो बे आलिया वाले में देखना भैया, जान में देखना जिंक हमने क्या बोला था? नीचे वालों के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना चेक कर लो कि वो एलिमेंट है और ऑक्सीजन है, तो निश्चित रूप से वो एम्फोटेरिक है। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पर Be लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है देखिए Al GaSN, है ना? SN के 2 ऑक्साइड लिखे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैंने क्या बताया, नीचे वालों के लिए आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किस में भी होगा वो चलेगा। जैसे लेड के देखो मैंने 4 लिख रखे हैं, तो ये लेड के जो चारों ऑक्साइड है ना, ये सबके सब क्या हैं? एम्फोटेरिक। ओके, कैडमियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक। थोड़ा सा मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कहां कंसीडर करना है? इसको एम्फोटेरिक के अंदर कंसीडर करना है। पहले आप ये याद करेंगे, तब आप ये याद करेंगे। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अदरवाइज घंटों लगाओगे आप याद करने में। न्यूट्रल ऑक्साइड में आइए, न्यूट्रल ऑक्साइड में आ जाइए भैया। न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन कौन से हैं? ये 3 लोग याद रखने हैं, CO, NO एंड N2O। ये 3 याद रहेंगे, याद रख लो भैया, 3 ही हैं, ठीक है? अगले मार आ जाते हैं। अगला है बेसिक ऑक्साइड। अक्सर हमने पढ़ा होता है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं वही बेसिक ऑक्साइड है। आपके इस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाता हूं विद इन सेकेंड। अगला सुनिएगा, जो हमारा मेटल्स हैं, मेटल को भैया 3 हिस्से में डिवाइड करता हूं। जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक भी हो सकते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, और मेटल का ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है। क्या आप बात कर रहे हैं भैया, ये तो गलत हो गया? नहीं, एकदम करेक्ट है। समझाता हूं कैसे। जब हमारे मेटल पर ध्यान देना, जब मेटल ऑक्साइड के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट के होने पर वो मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होगा। हमेशा बेसिक होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, हमेशा। और मेटल पर जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वो गारंटी के साथ एम्फोटेरिक होगा। और मेटल पर जब +6, +5 और +7, +6, +7, +5 यहां की बात की जाए तो ये मेटल क्या होगा? अरे बोलो भाई, मेटल क्या होगा? तो आप निश्चित रूप से ये कहेंगे कि मेटल एसिडिक होगा। जब मेटल पर +6 हो, +5 हो, +7 हो, तो गारंटी है कि वहां से बना हुआ ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड निकल के बाहर आएगा। सिंपल, कुछ नहीं है ज्यादा याद करने को। यहां पर देखिए, लिथियम पे +1, कैल्शियम पे +2, मैग्नीशियम पे +2, तो गारंटी है कि ये बेसिक। आइए एम्फोटेरिक में देख लीजिए, जर्कोनियम का +4, टाइटेनियम पे +4, Mn पे +4, गारंटी है कि वो एम्फोटेरिक है। अगला सुन लीजिए, आयरन पे +6, क्रोमियम पे +6, मैग्नीज पे +7, तो भैया जी वो किस कैटेगरी में है? इस वाले में, इसलिए ये एसिडिक होंगे। अगला सुन लीजिए, अगला है एसिडिक ऑक्साइड। पहले आपको इस सीक्वेंस से पहले ये, फिर ये, फिर ये याद रखना है, फिर आइए एसिडिक में। एसिडिक ऑक्साइड के बारे में हमने अक्सर पढ़ा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो भैया एसिडिक होते हैं। चलो भैया, तो पहले ले लो, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये देखिएगा भैया, आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ये नॉन मेटल है, बोरॉन नॉन मेटल है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ये नॉन मेटल, और इनके ऑक्साइड कैसे? नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे? एसिडिक होते हैं। एक मेटलॉइड ऑक्साइड जो होते हैं ना, मेटलॉइड के ऑक्साइड भी कैसे निकल के आते हैं? एसिडिक निकल के आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मेटलॉइड के ऑक्साइड तो शायद एम्फोटेरिक होते हैं। उनका कंफ्यूजन यहां दूर करना बड़ा जरूरी है भाई। आइए आइए, यहां पर क्या है? ये जो लोग लिखे गए, अभी मैंने याद कराया था, आज सबसे तेजी, याद कराया था ना,
आज सबसे तेजी ये क्या है, मेटलॉयड हैं। तो इन मेटलॉयड के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। बस ये ख्याल रखना कि आपको पहले वो लोग छांट देने हैं जिनको आपने एम्फोटेरिक में कंसीडर कर रखा है, बस इतना सा ख्याल है। देख लीजिए, ये जो 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये मेटलॉयड के ऑक्साइड हैं और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। आप कहेंगे भैया एक बात बताओ, आर्सेनिक यहां भी है, आर्सेनिक यहां भी है और आर्सेनिक यहां भी है, लेकिन एक अंतर है, आर्सेनिक जब +3 के अंदर है तो एम्फोटेरिक है, लेकिन यही आर्सेनिक जब +5 के अंदर है तो एसिडिक है। और एक बात और समझते होंगे, जैसे जैसे एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है ना। पहले बेसिक था, फिर एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और शायद आपको आनंद आया होगा। इस पूरे नोट्स को एक बार डाउनलोड करिए, ऐप पे मिल जाएगा और इसको अच्छे तरीके से एक बार जरूर पढ़िएगा। बाय बाय, टेक केयर।